वेलकम बैक। और हमारे आज का एडिटोरियल है कराची में मौत और डाकू राज और पाकिस्तान के शहर गैर महफूज क्यों होते जा रहे हैं, मुसलसल रहने के काबिल नहीं है आवाम के और शहरियों के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रियासत के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट में शहरियों ने अपनी रियासत का वफादार रहना होता है और अपने टैक्सेस टाइम पे और पूरे पे करने होते हैं। ये दो बुनियादी शराइत हैं। और दूसरी तरफ जो सबसे बुनियादी शर्त है रियासत की, वो है कि जान और माल की हिफाजत। लेकिन हमारी रियासत नाकाम हो चुकी है पाकिस्तानी शहरियों के जान और माल की हिफाजत में। वो चाहे बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी हो, वो केपी में टीटीपी के हमले हों, दहशत गर्दी के वाक़यात हों, कराची में दहशत गर्दी के वाक़यात हों, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में दहशत गर्दी के वाक़यात हों, या सिंध और पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर। और आज हम आपको बताएंगे कि बकौल अहमद फराज ये ज़िंदगी है, परेशानियां तो होती हैं, लेकिन इतनी परेशानियां और कराची के लोगों के लिए सुख का सांस क्यों नहीं आ रहा। CPLC के मुताबिक 2024 में नवंबर तक 11 महीनों में, 12 महीनों में नहीं 11 महीनों में कराची में 67,052 जराइम रिपोर्ट हुए हैं। तकरीबन 68,000 जराइम एक साल में 11 महीनों में कराची में रिपोर्ट हुए हैं। एक सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का और इसे रोशनियों का शहर भी कहते हैं। अरूसल बलाद कहा जाता था इसको, लेकिन क्या हालात हो गए हैं वहाँ पे और कैसे लोगों की ज़िंदगी गैर महफूज है। इन जराइम में कत्ल, गाड़ी और बाइक छीनने, चोरी होने, मोबाइल फ़ोन छीनने, भत्ताखोरी और अगवा बराए तवान के वाक़यात शामिल हैं। और एक दिन में औसतन 201 जराइम रिपोर्ट होते हैं वहाँ पे। और मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ कराची के बारे में। वहाँ वारदातों के दौरान, जो ये मैंने अभी वारदातें आपको बताई हैं, इन वारदातों के दरमियान 511 शहरी कत्ल हो चुके हैं। आप ये स्क्रीन पे अपने स्लाइड्स देखें, ये इसमें हमने आपको जो छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये नंबर इन पे लगाए हैं और 511 की गिनती की है। जब हम इनकी छोटी छोटी तस्वीरें आपको लगाते हैं, ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये डॉट्स नहीं हैं, ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये जिंदा इंसान हैं जो घर से निकलते हैं अपने काम के लिए और रात को उनकी डेड बॉडीज़ उनकी माँ या उनकी बीवी या उनकी बहन वसूल करती है, सिर्फ इसलिए कि हमारी रियासत की पुलिस और रेंजर्स कराची में फेल हो चुके हैं। और इसका कोई हिसाब नहीं है। कोई इन 511 जो लाशें जिन घरों में गई हैं, इनका हिसाब, इनका खून किन के हाथों पे है? वफाकी हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के, या कानून नाफज करने वाले तमाम इदारों पे। ये सोचिए और बार बार सोचिए कि मेरे और आपके बच्चे के साथ ये हो तो हमें कितनी तकलीफ हो। लेकिन कराची के शहरी रोज़ाना बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर गाड़ी चोरी और छीनने के वाक़यात 1913, बाइक चोरी और छीनने के वाक़यात 46,000 वाक़यात हुए हैं 11 महीनों में। कितने गरीब लोगों की बाइक छीनी गई वहाँ पे और उनके दिलों पे, उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं उसके। 18,151 मोबाइल फ़ोन छीने गए, भत्ताखोरी के 86 और अगवा बराए तवान के 19 जराइम रिपोर्ट हुए। और ये एक अरसे से हो रहा है, ये सिर्फ इस 11 महीनों का नहीं है। बढ़ती हुई और महंगाई, कहा जाता है कि बेरोज़गारी में जराइम की तशवीशनाक हद तक इजाफे की बड़ी वजह है। और गैलप सर्वे के मुताबिक 2020-21 का अभी का नहीं, कराची में 11.2% नौजवान बेरोज़गार हैं। और हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जो कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये है, लेकिन ज़्यादातर लोग 20,000 या उससे भी कम की नौकरी करने पर मजबूर हैं। दीगर मसाइल में ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर, कचरा, पानी का मसला वगैरह शामिल है। हज़ारों घराने पानी के टैंकर पर गुजारा करते हैं और एक वाटर टैंकर की कीमत 3,500 से 5,000 रुपये के दरमियान है। और कम से कम 4 टैंकर एक घर में चाहिए एक महीने में। तो आप सोच रहे हैं उनका कितना खर्चा बढ़ गया है। बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी और ये जितने जराइम हैं और इसमें जो ज़िम्मेदारान हैं और जितने लोग कराची में मारे जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा है, उनका खून किसके हाथों पे है। ना ये रियासत अमन व अमान प्रोवाइड कर सकी, ना जानो माल की हिफाजत कर सकी। टैक्स हमसे लेते हैं, भत्ते हमसे लेते हैं और इतने सारे ख़र्चे हम पूरे करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों के साथ ये क्या होता है। इस पर तमाम वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को कानून नाफिज करना सोचना भी है और उनकी ज़िम्मेदारी भी है। 9 मई के मुल्ज़िमान जो 1 साल 8 महीने से अपने फ़ैसलों का इंतज़ार कर रहे थे, जिन इल्ज़ामात के तहत उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट में चल रहे थे, आज उन फैसलों के ऐलान का आगाज़ हुआ है। और सबसे पहले मरहले में 25 मुल्ज़िमों को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ सुना दी गई हैं और वो सज़ाएँ जो हैं वो 2 साल से लेकर 10 साल तक उनको दी गई हैं। और ये इस तरह मुमकिन हुआ है कि 13 दिसंबर 2024 को
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को सिर्फ 9 मई के 85 मुल्ज़मान की सज़ाओं का फैसला करने की इजाज़त दी थी। पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनको मिलिट्री कोर्ट्स को सज़ाओं का फैसला करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन बाद में फिर एक अपील की हुकूमत ने और 6 मेंबर बेंच ने 13 दिसंबर को यह इजाज़त दी, जिसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर ये फैसले आ गए हैं। लेकिन अभी 60 मुल्ज़मान और उनके केसेस चल रहे हैं अभी मिलिट्री कोर्ट्स में। उनकी सज़ाएँ कब अनाउंस होती हैं इसका अभी हमें इंतज़ार है। और साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन पे इल्ज़ाम साबित नहीं हुए उन्हें रिहा कर दिया जाए। उनकी रिहाई हुई है या नहीं, इनमें से कितने बेगुनाह हैं। 85 में से 25 का तो अनाउंस हो गया, लेकिन एक अहम बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि फिर वही बात, सियासी लीडर जितने भी हैं पीटीआई के या जो 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व थे, उनमें से किसी को सज़ा नहीं हुई अभी तक। और सिर्फ वर्कर्स, सियासी जमात के वर्कर्स पीटीआई के, उनको सज़ा हुई है 2 साल से लेके 10 साल तक। सोचें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के वर्कर्स कि वो क्यों इस पुरतशद्दद उस तरह के मुजाहिरों में शिरकत करते हैं जहाँ पे उनको सज़ाएँ फ़ौरन हो जाती हैं, लेकिन लीडरान को अभी तक नहीं हुई, क्योंकि लीडरान की सज़ाएँ रखी जा रही हैं। किस मकसद के लिए, हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपसे सिर्फ अहम खबर शेयर कर रहे हैं। और उसमें एक अहम बात यह है कि ISPR ने भी ये कहा है कि मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब 9 मई के मास्टर माइंड्स को सज़ा होगी। और ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि असल जो मास्टर माइंड हैं उनको सज़ा होगी तो तभी बात बनेगी। ये दोनों किन से पूछ रहे हैं ये बात, ये मेरा सवाल था। खुद भी सोचें ये दोनों कि किससे पूछी जा रही है ये बात कि मास्टर माइंड्स को सज़ा होगी तो इंसाफ होगा। वो कब होगी, कौन देगा, मेरा नहीं ख्याल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज के प्रोग्राम की तरफ। और हमारी आज की टॉप स्टोरी है, सज़ाएँ भी हो रही हैं, डील भी हो रही है, प्रोपेगेंडा भी साथ साथ चल रहा है। और कल यानी कि इतवार से सिविल नाफरमानी का आगाज़ हो रहा है। पहला मरहला ये है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उनको ये कहा गया है कि वो अपना पैसा पाकिस्तान कानूनी तरीके से भिजवाना बंद कर दें और हुंडी हवाले के ज़रिए भिजवाएं। अब इस पे हम बात करेंगे अली मोहम्मद खान साहब से, जो MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। और ये जो सज़ाएँ भी हो रही हैं, साथ डील की बात भी चल रही है, कमेटी भी बन जाएगी 1-2 दिन में। हुकूमत की तरफ से PTI कमेटी बना चुकी है, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जो डिजिटल टारगेट किलिंग करते हैं लोगों की, यहाँ पे प्रोपेगेंडा मशीनरी चला रहे हैं, जिस पे खान साहब ने आज कह दिया वाज़े तौर पे कि जो बाहर बैठे लोग हैं, जो मेरा ट्विटर हैंडल है वो बाहर बैठे लोग ही चलाएंगे। तो इससे साफ जाहिर है कि क्या हो रहा है। और दूसरा हमारा हॉट इशू आज का होगा हुकूमत और PTI की डील, लेन देन क्या होगा, हुकूमत को क्या मिलेगा, हुकूमत क्या दे सकती है, PTI को क्या मिलेगा और PTI जवाब में क्या दे सकती है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब से हम बात करेंगे। और इसमें जो आज जस्टिस मंसूर साहब का एक ख़त था जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आइनी बेंच के जजेज़ हैं उनकी तकर्री के लिए कौन कौन से जज किस किस मयार के और काबिलियत के होने चाहिए, इस पर भी रूल्स में तब्दीली होनी चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे आज हुकूमती नुमाइंदे से कि वो क्या कहते हैं। और जो कल से तहरीक शुरू हो रही है सिविल नाफरमानी की, पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं, हमारे मुल्क से बाहर हैं, उनको कहा गया कि वो पैसे वापस पाकिस्तान ना भेजें। तो उस पर हुकूमत क्या करेगी, मिड टर्म इलेक्शंस होंगे या क्या होगा और क्या लेन देन होगा। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कराची में मौत और डाकू राज, पाकिस्तान के शहर गैर महफूज होते जा रहे हैं। हम इस्लामाबाद के बारे में 2 दफ़ा प्रोग्राम कर चुके हैं, आज हम कराची पे फोकस करेंगे, फिर लाहौर पे भी देखेंगे, पेशावर और कुरम एजेंसी के बारे में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान के शहर गैर महफूज क्यों हो रहे हैं। और अहमद फराज ने कहा था ये ज़िंदगी है, परेशानियाँ तो होती हैं, लेकिन इतनी परेशानियाँ, 511 लाशें एक साल में, 11 महीनों में कराची में क्यों गिरी। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम अपनी आज की टॉप। हमें ज्वाइन किया है अली मोहम्मद खान साहब ने, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खान साहब, अभी हम आपको ये सुनवाएं कि आज एक जो कंट्रोवर्सी चल रही है PTI के अंदर, उसमें शोएब शाहीन साहब जो PTI के उम्मीदवार थे कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इस्लामाबाद से, उन्होंने क्या फरमाया, आप सुनिए ज़रा। खान साहब ने ये भी बताया कि उनका जो ट्विटर अकाउंट वो बाहर इसलिए है कि यहाँ जो भी ट्वीट करेगा उनकी बिहाफ पे उसको उठा के ले जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल उनका ट्विटर अकाउंट बाहर से ही हैंडल होगा
اور اس میں کوئی جو باتیں یہ کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. فواد چودھری جو اپنے آپ کو عمران خان کا نام استعمال کر کے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں بڑا ان کے ساتھ ہمدرد ہوں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھگوڑے اس وقت چھوڑ گئے تھے ان سے لا تعلقی کرنے کا خان صاحب نے حکم دیا. آپ نے سنا شعیب شاہین صاحب فرما رہے تھے کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ انہوں نے خود کہا خان صاحب نے کہ وہ باہر سے ہی آپریٹ ہوگا. تو اب وہ جو ایک کنفیوژن تھی پی ٹی آئی کی لوکل لیڈرشپ جو یہاں پہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے خان صاحب کا وہ باہر سے چل رہا ہے اور اس پہ خان صاحب کا زیادہ کنٹرول نہیں ہے، ان تک صحیح انفارمیشن نہیں پہنچتی، وہ اپنی مرضی سے الفاظ اس میں ڈال دیتے ہیں جس کا خان صاحب کو پتہ نہیں چلتا. لیکن آج خان صاحب نے اس کی اونرشپ لی ہے، اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ خان صاحب کے الفاظ، خان صاحب کے خیالات ہیں. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فواد چودھری کا نام لے کے، فواد چودھری جو سابق وزیر اطلاعات بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے لیڈر بھی تھے، لیکن پھر انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اور پھر ابھی بھی وہ خان صاحب کی ڈیل کروانے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. اور ابھی پچھلے ہفتے 2 دفعہ خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان کے بارے میں شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے کہا اس کی باتوں پر اعتبار نہ کیا جائے. اس کے جواب میں فواد چودھری صاحب خاموش نہیں رہے، وہ خاموش رہتے بھی نہیں ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور جو آپ کی اسکرین پہ ہے جس میں انہوں نے نام نہیں لیا شعیب شاہین کا، اس لیے ہم 100% نہیں یہ بتا سکتے کہ یہ بات انہوں نے شعیب شاہین کے بارے میں بھی کہی ہے یا کسی اور کے بارے میں کہی. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی بی کے ایک سابق ایجنٹ جو کہ کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی میں جن کی شمولیت ہوئی وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس پہ کوئی کویسچن نہیں کر سکتا. اور ساتھ جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کل سے اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ وہاں سے باہر سے پیسہ بینکنگ چینل کے ذریعے مت بھیجیں بلکہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. اس پہ آج علیمہ خان صاحب کی جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے باہر آ کے کیا کہا آپ خود سن لیجئے. اتوار کے دن ریمیٹنسز پاکستان میں نہ بھیجنے کی تحریک شروع کا آغاز کر دیا جائے گا. اگر یہ 2 مطالبات کے بارے میں بات کرنے آئیں گے پھر عمران خان کہتے ہیں کہ میں یہ ریمیٹنسز نہ بھیجنے کی پاکستان کی کال وڈرا کر لوں گا. تو اب تقریباً 12 گھنٹے رہ گئے ہیں جو علیمہ خان صاحب نے بات کی ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، کہہ دیا انہوں نے، اور صرف اس شرط پہ کہ جو 2 انہوں نے شرائط دی ہیں اگر ان پہ بات چیت شروع کرتی ہے حکومت تو پھر وہ اپنی اپیل واپس لیں گے. اور اس میں تقریباً 12 گھنٹے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور حکومت نے ابھی تک کمیٹی کا اعلان بھی نہیں کیا. اگر نہیں ہوتا تو کل سے یہ بائیکاٹ شروع ہو جائے گا. اس کا دیکھنا ہے کیا اثرات ہوتے ہیں.